हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ये किस नाम से है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ में कैसे होती है, इसके नाम से है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, और जनरली ये जो टॉपिक है ये इस नाम से एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इस क्वेश्चन से, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, और जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी हमें बतानी पड़ती है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, बेसिक नेचर है, बॉन्ड एंगल है। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की, वो हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 वेयर E इज इक्वल्स टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं E से। ठीक है, क्योंकि EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे ये, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं E से। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता ही है, हमें पता है। ठीक है, तो E यानी कि नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो E प्लस, अब हाइड्रोजन जो होगा है ना, वो इससे रिएक्ट करेगा और किस टाइप के हाइड्राइड्स बनाएगा, EH3 टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो EH3 टाइप के हाइड्राइड्स यहां पर बनते हैं। कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन तो 3 रहने देना है, E की जगह नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फास्फोरस है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से अटैच हो जाएंगे एलिमेंट्स। चलिए अब यहां पर इनके नाम भी लिखे हैं, देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, E की जगह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक लगाना है, तो कुछ नहीं करा हमने। देखिए NH3 जिसको हम कहते हैं अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, PH3 फॉस्फिन, ASH3 आर्सिन, SbH3 स्टिबिन, BiH3 बिस्मथिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली के 5 हाइड्राइड्स होते हैं। इनमें कुछ नहीं करना है, हमें हाइड्रोजन 3 ऐड करना है और साथ में जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो अटैच कर देना है, तो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, नाम याद रखना। और जनरली NH3 एंड PH3 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, तो इनको स्पेशल अटेंशन देना है हमें। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। बेसिक नेचर, ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखा है, बेसिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, है ना। बेसिक नेचर डिक्रीज होता है NH3 से BH3 की तरफ जाते जाते, है ना। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, है ना, नीचे जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए आगे लिखा है, बेसिक नेचर ऑफ दिस हाइड्राइड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि E का मतलब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो डोनेट कर देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लुईस बेस। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो बेसिक नेचर है वो नीचे आते आते, है ना, NH3 से स्टार्ट करते हैं हम, तो NH3 फिर PH3 फिर ASH3 फिर SbH3 और लास्ट में BiH3 तक आते आते बेसिक नेचर डिक्रीज होने लगता है। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखिए यहां पर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, बिस्मथ का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज एटॉमिक साइज है बिस्मथ का, स्मॉल एटॉमिक साइज है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली बिस्मथ के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो भैया ये क्या है कि नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और BiH3 में Bi जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, है ना, रेयर कंडीशन में अगर करेगा, ठीक है, करेगा
ठीक, तो यहां पर इसका रीजन क्या है, BiH3 में Bi लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन ये है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए एग्जांपल ये है कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक छोटा बैग है, छोटा वाला बैग है, उसके अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, है ना, और आपको और दे दिया जाए कि और रखो इसके अंदर, इस बैग के अंदर आपको और सामान रखने हैं, तो आप रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सिमिलरली नाइट्रोजन के पास एटॉमिक साइज छोटा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पा रहा है ना, तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मूव करेंगे ग्रुप में, तो PH3 में फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैनेज करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज, और BiH3 तक जाते जाते जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, थर्मल यानी कि हीट, है ना, गर्म करते हैं तो क्या होता है, हीट देंगे तो क्या होगा। चलिए तो क्या लिखा है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiH3। This is due to increase in size of central atom which reduces power to form EH bond। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम NH3 से BiH3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो लिखा है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो आगे क्या लिखा है, विच रिड्यूसेस पावर टू फॉर्म EH बॉन्ड, है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से जो पावर है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। EH बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना, उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। EH बॉन्ड जो है वो उसकी पावर कम हो जाती है। देखिए मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस हाइड्रोजन, ठीक है, फास्फोरस के बाद क्या आता है, आर्सेनिक, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर एंटीमनी, फिर हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में आता है बिस्मथ और फिर हाइड्रोजन। अब देखिए मैंने बॉन्ड जो है वो छोटे से बड़े बनाए हैं। नाइट्रोजन में बॉन्ड छोटा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। सिमिलरली जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं आगे, बॉन्ड जो है वो बड़ा बनाया है मैंने, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अच्छी तरह से पकड़ कर रखा है, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाया हुआ है ना। फास्फोरस और हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया है, बट देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इनके बीच में ये जो बॉन्ड है इसके बीच में उतनी पावर नहीं रहेगी जितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बीच में पावर है, ठीक है। तो इसीलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते डिक्रीज होने लगती है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर लिखा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा NH3, फिर उसके बाद PH3, फिर ASH3, फिर SbH3 और लास्ट में BiH3। क्लियर है थर्मल स्टेबिलिटी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो इसमें क्या लिखा, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी एंड इट इज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। दिस इज ड्यू टू डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, है ना। और यहां पर देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, NH3, PH3, SH3, SbH3 और BiH3, जिसमें से NH3 वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है उसको हम किस टर्म में देखते हैं कि वो हाइड्रोजन किस तरह से दे रहा है, इजीली डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन या फिर डिफिकल्टी से हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है ना। टेंडेंसी क्या है ना, इजीली डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर डिफिकल्टी के साथ में हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है
तो उसे हम कहेंगे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज क्यों होता है? NH3 से BiH3 की तरफ हम जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन फिर से यही है, देखिए यहां पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ कर रखा है, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाया हुआ है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इस बॉन्ड को ब्रेक करना और ज्यादा इजी है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, इस तरह से तो इसीलिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन देने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन इजीली दे देगा ये, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इस बॉन्ड को ब्रेक करना यहां पर इजी है। सो इसलिए ये इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा NH3 अमोनिया, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा BiH3 बिस्मथीन। ठीक है, तो आई होप ये तीनों ही जो प्रॉपर्टीज अभी करी हमने ये आपको अच्छे से क्लियर हैं। अब आगे हम बॉन्ड एंगल, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइज, अब जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की वो हम देख लेते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी हमें देखना है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में क्या लिखा है? ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज फॉलोज। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना। तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा है, और बॉन्ड एंगल भी मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री अमोनिया का, और सबसे कम होता है BiH3 का, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये लिख तो दिया हमने कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है, रीजन, है ना, रीजन क्या है इसका? तो चलिए रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो सेंट्रल एटम है उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, पहला रीजन ये। और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है, वो इंक्रीज हो जाएगा सेंट्रल एटम का। साथ में यहां पर क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जितना कम रिपल्शन होगा उतना ही जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। देखिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यही रीजन है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम PH3 टू BiH3 ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट एंड वैन डर वाल्स फोर्स। NH3 has abnormally high boiling point due to intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, एक है वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, कहां से? PH3 से BiH3 तक जाते जाते, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिखा है इंक्रीज हो जाएगा मोलिकुलर वेट, और साथ में वंडरवॉल्स फोर्स भी यहां पर वर्क करता है ना। मैंने जैसे आपको बताया दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यहां पर काम करते हैं, वंडरवॉल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए वंडरवॉल्स फोर्स का तो मैं आपको बता देता हूं कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, वंडरवॉल्स फोर्स उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा इस ऑर्डर में, आप देखेंगे तो देखिए BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, फिर SbH3 का, फिर आ गया है यहां पर NH3 अमोनिया, है ना। क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए कैसे, मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं।
H बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है यहाँ पर अमोनिया में। सो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, है ना, इनके कंपैरिजन में, ASH3 और PH3 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी साइज भी कम हो जाएगी, है ना, इनकी साइज कम है फास्फोरस की और आर्सेनिक की, ठीक है। बिस्मथ की और एंटीमनी की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो इसीलिए वंडर वॉल्स फोर्स यहाँ पर डोमिनेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डोमिनेट करेगी वंडर वॉल्स फोर्स पर, क्योंकि यहाँ पर वंडर वॉल्स फोर्स इतना लगेगा ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटी है, ठीक है। चलिए सोल्यूबिलिटी में क्या लिखा है, NH3 हैज एक्सेप्शनली हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर हाइड्राइड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है कि NH3 में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सो इसीलिए ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ना। देखिए कैसे, यहां पर जो है वो H2O का मोलिक्यूल आ जाएगा, है ना, देखिए ये O, यहां पर यहां पर O आएगा, यहां पर H और यहां पर H, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये अमोनिया का मोलिक्यूल है, ये भी अमोनिया है और ये वाटर मोलिक्यूल है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H+ फोन में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और साथ में साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि इनका साइज भी देखिए छोटा है, ठीक है। तो जो सोल्यूबिलिटी है उसमें क्या लिखा था, अमोनिया जो है वो एक्सेप्शनली हाई सोल्यूबल होता है वाटर में, बट दूसरे जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 15 के वो सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है दूसरे हाइड्राइड्स में, ठीक है। और अमोनिया में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वाटर के साथ में, सो सोल्यूबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप ये जो 3 पॉइंट्स है, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी, ये तीनों ही आपको आज अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, और जो पहले हमने करे थे 3 पॉइंट वो भी क्लियर हो चुके हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है।